नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बात करेंगे महाराष्ट्र की कोरोना की राजनीति की। बहुत कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, इसीलिए हमने इसका नाम रखा कि ये हो क्या रहा है। दरअसल महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है कोरोना से, बहुत ज़्यादा यहाँ पे केसेस हैं। मुंबई में और ज़्यादा केस हैं। अगर आप देखें 32,000 के आसपास मुंबई केस हो चुके हैं, जो कि अगर आप पूरे भारतवर्ष के देखें 20-25% तो यहीं पे हैं। इसके साथ ही राजनीति भी बहुत हो रही है। कई लोग गए हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, क्यों गए हैं पता नहीं, अभी पूछेंगे, पता करेंगे। इसके अलावा अलग अलग तरीके के बयान चल रहे हैं और काफ़ी राजनीतिक सरगर्मियां भी हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना का संकट है वो बहुत विकराल हो रहा है और महाराष्ट्र में खास तौर पे दिक्कत ज़्यादा है। तो इसको हम सबको मिल के, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की सरकारें किसकी हैं, डील करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो राजनीति हो रही है, चर्चा आज इसी पे होगी कि महाराष्ट्र की इस हालत का जिम्मेदार कौन है और दरअसल चल क्या रहा है। क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या चल रहा है। कल मैं उद्धव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें भी बहुत सारी बातें वो कह रहे थे, उसके भी बड़े अंदर के मतलब है, निहितार्थ हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे आज आवाज़ अड्डा में। और आपका परिचय कराऊं अपने मेहमानों से जिनके साथ आज हम ये चर्चा करने वाले हैं। उसमें हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, साथ ही शिवसेना के नेता शैलेश पांडे जी हमारे साथ होंगे और वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता। इसके साथ ही एक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति को बड़े करीब से समझते हैं। और साथ ही हमारी सहयोगी चैनल CNN News 18 की ब्यूरो चीफ विनया देश पांडे भी हमारे साथ होंगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, जरा एक दो बाइट सुन लेते हैं। पहली बाइट तो हम राहुल गांधी जी की सुनना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वो डिसीजन मेकर नहीं है, वो सहयोगी हैं केवल सरकार में उनकी हिस्सेदारी फैसलों पर नहीं है। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. However, Maharashtra is struggling because of the nature of its connectivity. और इसके जवाब में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल जी अपनी जिम्मेदारियां हैं उससे बच रहे हैं और पूरा ठीकरा उद्धव ठाकरे जी के ऊपर फोड़ रहे हैं। जरा उनको भी सुन लेते हैं। एक प्रकार से जब ये सारी परिस्थिति राज्य सरकार के हाथों से जा रही है तो इसका सारा ठिकरा ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना के ऊपर डालने का प्रयास राहुल गांधी जी ने किया है। और राहुल गांधी जी का ये बयान कि हम सरकार में तो है पर हमें कोई सुन नहीं रहा, हम सरकार में तो है पर हमारी सुनवाई नहीं होती, हमें वहां बोलने का अधिकार नहीं है, मुझे लगता है इस प्रकार का स्टेटमेंट ये बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को झटक देने जैसा है, अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा है। और सारा का सारा अब इस सरकार के सिर पर, उद्धव जी के सिर पर, मुख्यमंत्री जी के सिर पर मढ़ने की ये कोशिश हो रही है। तो जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे कोरोना के अलावा, वो आपने इन दो बयानों के जरिए सुना कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा, उसके बाद उसका जवाब जो दिया गया उससे क्या मतलब निकलता है। बहस शुरू करूं इससे पहले मैं एक निवेदन कह सकता हूं सभी लोगों से कि भाषा की मर्यादा का हर हालत में ध्यान रखना है, निजी टिप्पणी नहीं करनी है और जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तो कृपया दूसरे को उसमें बीच में सुनना चाहिए। जब वो बोल लेगा तो हम सबको मौका देंगे, बहुत समय होता है मेरे पास, आराम से आप अपनी बात कह सकते हैं। तो इन छोटे से निवेदन के साथ मैं अपनी चर्चा शुरू करूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपके पास आता हूं। राहुल गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि हम सरकार में फैसला नहीं ले रहे हैं, तो सरकार में मंत्री भी हैं उनके। देखिए, ये जरा पीसीआर को कहिए कि अपने, ये मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, इको कर रही है, मैं ठीक कराता हूँ उसको। ये कट पेस्ट के अलावा आप पूरा सवाल जब से हुआ था ना, उससे जब सुनेंगे, जिस हमारे मैडम ने सवाल किया था, और पूरा जब सवाल जवाब सुन लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमको लग रहा है कि कट पेस्ट करके आपको सुना दिया गया है। सवाल, दो सवाल थे जिस लेडी पत्रकार ने पूछा था कि
एक जो सरकार को उथल पुथल की स्थिति चल रही है राज प्रशासन लगाने या क्या करके, और उसका तुलना उन्होंने गुजरात से भी कि आप विपक्ष में है नहीं कर रहे हैं, और दूसरा कोरोना पे लेकर के था, उस पर 3 जवाब उन्होंने दिए थे। इस उथल पुथल वाले और गुजरात को लेके दिया था कि भाई वहां तो हटा के क्यों राज प्रशासन लगाए। दूसरा थोड़ा सा पार्ट आपने दिखाया, और सिर्फ उन्होंने नेचर ऑफ द कनेक्टिविटी के बाद भी जो बोला था उसका वो आपने नहीं दिखाया। और वो सब चीजें थी कि किस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार बड़े अच्छे तरीके से लड़ रही है। वहाँ पे महाराष्ट्र के अलावा उन्होंने पूना और दिल्ली का भी नेचर ऑफ कनेक्टिविटी के कारण ही यहाँ पे ज्यादा कोरोना पेशेंट मिले हैं घनी आबादी के कारण, और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को और ज्यादा महाराष्ट्र सरकार को मदद करनी चाहिए। तो आप पूरा सवाल और पूरा जवाब सुने होते तो मैं जानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है आप काफी प्रबुद्ध व्यक्तित्व के नहीं अखिलेश जी नहीं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बीजेपी खिलौनी राजनीति सरकार को गिराने और राष्ट्र प्रशासन लगाने और सत्ता की पूर्ति बीजेपी का नाम ही आज हो चुका, बड़ी झूठी पार्टी। अखिलेश जी अपने मुंह से बात कर रहे थे और बता रहे थे राहुल गांधी ये अभी भी आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि राहुल गांधी जी जब ये कह रहे हैं कि वो पंजाब में उनकी सरकार है वो डिसीजन मेकिंग में है, छत्तीसगढ़ में डिसीजन मेकिंग में है, राजस्थान में डिसीजन मेकिंग में है, लेकिन महाराष्ट्र में वो डिसीजन मेकर नहीं है, वो केवल सरकार में है। तो जो मंत्री हैं सरकार में, आप पार्टनर हैं उसके 1/3 के, वो क्या है फिर? डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? सीएम बने तभी होता है। ये बयान राहुल जी ने दूसरी या तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, यही बयान। इसके पहले की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात ये है कि उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में महाराष्ट्र सरकार कर रही है उसकी तारीफ की। महाराष्ट्र सरकार में क्यों कोरोना जाते हैं महाराष्ट्र इस प्रदेश में, उसका भी जिक्र किया उन्होंने ये भी जिक्र किया कि और ज्यादा केंद्र को महाराष्ट्र को, अरे ये ठीक है, ये भी जिक्र किया अखिलेश जी। इससे कोई इनकार नहीं कि और ज्यादा मदद मिले, तारीफ की, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो उस मूल मुद्दे से आप सर भटक रहे हैं। आप मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि बाइट जो है हमने काट नहीं। मूल मुद्दा क्या बताएं? मूल मुद्दा ये है कि वो ये क्यों कह रहे हैं, वो अपना ठीकरा उद्धव जी के ऊपर क्यों फेंक रहे हैं? कोई ठीकरा नहीं फोड़ रहा, सच्चाई बता रहे हैं। हम लोग की सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सच्चाई ये है कर रहे हैं कि सच्चाई आप भाग नहीं रहा है। हाँ, आप लोगों को उसमें दिख रहा है, कुछ दिखना शुरू हुआ है, क्योंकि सारे जगह अब इसी पे डिबेट होने लगे हैं। अरे कहीं से डिबेट का माहौल तो आप लोग बना रहे हैं इसमें। अरे हम नहीं बना रहे हैं, और कौन? 3 दिन से बीजेपी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में सरकार को अखिलेश जी आपने खुद कहा कि बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप सवाल सारे कर रहे, मैं जवाब देता हूँ। तो आप सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना, और कोई नहीं बोल रहा, मैं ही बोल रहा हूँ। आप सीधे जवाब देता हूँ, सीधा जवाब दीजिए। सीधा जवाब देता हूँ, आप पूछिए। कि सरकार काम नहीं कर पा रही इसलिए हम उससे अलग हट रहे हैं, ये है मतलब? ये किसने कहा? आप ही कह रहे हैं। ये आपकी सोच को आपको मुबारक हो। आप कह रहे हैं कलेक्टिव डिसीजन होता है, और हम इसलिए एक बात कह रहे हैं, तो कलेक्टिव डिसीजन नहीं हो रहा इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। कौन सा काम हुआ नहीं हो पा रहा? ये किसने काम नहीं हो पा रहा? तो ये बात फिर वो क्यों कह रहे हैं? यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे वो इसीलिए कह रहे हैं कि दूसरा सरकार है वो उसका। अब दूसरा प्रयास जो आप कह रहे हैं कि सरकार गिराने, राष्ट्रपति शासन, ये कौन कर रहा प्रयास? अरे कौन कर रहा है? हाँ, सारे बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी के लोग बता रहे हैं, बीजेपी के लोग राज्यपालों से मिल रहे हैं, बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, बीजेपी तमाम लोगों को कहना पड़ रहा है कि सरकार, आप लोग सवाल कर रहे हैं, गठबंधन करने को कहना पड़ रहा है कि कोई भाई देखिए राज्यपाल जी से मिलने आपके सहयोगी दल के भोले बन गए। नहीं, अब आप इतने भोले बन गए जैसे लग रहा है। अच्छा, मैं लोडेड क्वेश्चन पूछूं तो दिक्कत है, मैं भोले बन के पूछूं तो दिक्कत है। लोडेड नहीं है आपका, कोई क्वेश्चन लोडेड नहीं है। तो मैं तो इसीलिए सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना, आपका कोई क्वेश्चन लोडेड नहीं है। अच्छा ठीक है। शैलेश पांडे जी हमारे सारे का जवाब दे दिया और बेहतर से दे दिया। आपको और कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछो, उसका भी जवाब दे। हाँ, अब दोबारा सेकंड राउंड में पेश करना, छोटा बिल्कुल छोटा जवाब। बहुत बढ़िया। नहीं, उसको यहाँ से वहाँ जोड़ देना। नहीं, अरे जोड़ कहाँ रहे हैं भाई, हम तो वही दिखा रहे हैं जो देखिए काम बंद कर दें। देखिए कैमरा झूठ नहीं बोलता। लेडी ने सवाल क्या किया था? लेडी ने पहला सवाल क्या किया था? सवाल जो किया गया था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उस लेडी ने यही सवाल किया था जो आप अपने भोलेपन से बता रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हो रहा था क्या?
अब आप भोलेपन से बच के निकलना चाहते हैं। चलिए शैलेश पांडे से पूछते ना। शैलेश पांडे जी, शिवसेना, ये आप अपने फेस सेविंग कर रहे हैं। हम अपनी फेस सेविंग नहीं कर रहे हैं सर, जो पूरी दुनिया में दिख रहा है वही बता रहा हूं मैं आपको। चलिए मैं तल्ख जवाब दे रहा हूँ, आपके सहयोगी, तल्ख जवाब दे रहा हूँ पंडित जी। तल्ख जवाब आपके सहयोगी से पूछ लेता हूँ ना। शैलेश पांडे जी शिवसेना के नेता हैं। शैलेश पांडे जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम महाराष्ट्र सरकार में डिसीजन मेकिंग में हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो केवल समर्थन दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, आप उनको पूछते तक नहीं डिसीजन लेने में? जी देखिए, ऐसी बात नहीं है। आज महाराष्ट्र में जो सरकार है वो शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की महाविकास आघाड़ी की सरकार है। और हर जगह आपको भी पता होता है कि स्थानिक नेतृत्व पे ही राष्ट्रीय नेता वो ज्यादा विश्वास करते हैं। और यहाँ पर भी, यहाँ पे जो प्रमुख नेतागण है, जी जो है प्रदेश अध्यक्ष है, मंत्री है, आज उनके नेतृत्व में यहाँ पर काम हो रहा है। चौहान जी है, और भी नेतागण है, वो सारे काम हो रहा है, ऐसा विषय नहीं है। लेकिन जो जिस तरह की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कर रही है, सही में मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र की जनता से बहुत ही आहत हो चुकी है। आप सही मायने में अगर देखेंगे तो ये शुरुआत किसने की इन सारी चीजों की? इन सारी चीजों की शुरुआत सबसे पहले 5-6 दिन भी नहीं हुए थे कि बांद्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। और वो भीड़ भी किसकी होती है? लोग तुरंत देवेंद्र फडणवीस जी आकर मीडिया के सामने कहने लग जाते हैं कि सरकार फेल हो गई, सरकार फेल हो गई। जबकि वो जो भीड़ रहती है, वो बोलते मजदूर आ गए। अगर मजदूर होते तो उनके कंधे पे बैग होता। पांडे जी, घर में परिवार के कुछ लोग पांडे जी आप कहीं और निकल पड़े, कहीं और निकल पड़े आप। मैं सीधा जवाब आप ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई है, काम नहीं कर पा रही। यही बात तो राहुल जी केंद्र सरकार के लिए कह रहे हैं, तो वो भी राजनीति कर रहे हैं, केंद्र सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं? नहीं, आज जिस तरह से एक तरह से मोदी जी पूरे देश के अंदर, प्लीज मत बोलिए, हमने भी देखा है। क्या देखा के माध्यम से सारे मुख्यमंत्रियों को एक साथ बात होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। अरे फिर प्रभु, वही तो मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आपके सहयोगी दल के नेता, राष्ट्रीय जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र सरकार में भागीदार हैं, सिर्फ सरकार के डिसीजन मेकिंग में कोई मेरा हाथ नहीं है। इसका जवाब न देकर के आप पता नहीं कहां तीन तूफान के जवाब दे रहे हैं। और वहां पे कहता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्या ये वक्त है राष्ट्रपति शासन लगाने का? क्या कहने से लग जाता है क्या? कहने से लग जाता है क्या? लेकिन मुझे बताइए, क्या है क्यों? ये वक्त है क्या नीरज जी? ये वक्त है क्या राजनीति? शैलेश, देखिए अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि यही भोला सवाल, भोला जवाब वो दे रहे हैं पांडे जी। मांगने का पांडे जी वही भोलेपन वाला जवाब दे रहे हैं, बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुक्ला जी से, शुक्ला जी आप लोग राजनीति कर, अरे रुको पांडे जी, रुको शुक्ला जी, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, दो तरफा जवाब देते हैं, आप सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नीरज जी आपका जवाब दे दूं मैं? अरे रुकिए ना एक मिनट, जिक्र किया इसलिए एक मिनट। अरे अखिलेश जी, नहीं अखिलेश जी, मुस्कुरा रहा हूं आपका। पहले शुक्ला जी, उसके बाद अखिलेश जी के पास आऊंगा। शुक्ला जी, आप लोग सरकार गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कोई सरकार गिराने की कोशिश नहीं कर रहा। सरकार गिराने का भय इनको खुद ही लग रहा है। जिस तरह से शरद पवार सक्रिय हुए हैं, जिस तरह से आज राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा जो है की रोल नहीं है। की रोल नहीं है क्या मतलब हुआ? सब आप कैबिनेट की बैठक में आपके मंत्री नहीं बैठ रहे हैं क्या? जो निर्णय हो रहा है उसमें आपको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है क्या? नहीं लिया जा रहा तो स्पष्टता से बताइए कि हमारे मंत्री जो हैं, जो कांग्रेस के कोटे से मंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे की सरकार में है, वो क्या कैबिनेट बैठकों में हिस्सा नहीं ले पाते? क्या उनसे कोई बात नहीं पूछी जाती? आप कहते साहब हमारा कोई की रोल नहीं है, दूसरी तरफ कहते साहब हमसे सवाल मत पूछिए। साहब अगर ये कहें कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना का संकट है तो क्या ये गलत कह रहे हैं? अगर हम ये कहते हैं कि साहब महाराष्ट्र के अस्पतालों में 100 के साथ जो है मरीजों को रखा गया है और उसके सबूत दें, तो ये कहना गलत है क्या? अपराध है क्या? हम अगर ये बताएं कि साहब महाराष्ट्र की सड़क पर 14 घंटे तक लाश पड़ी रहती है, वो कोई उठाकर नहीं ले जा रहा है, ये कहना अपराध है क्या? ये राजनीति में प्रतिबंधित प्रश्न है क्या? अगर हम कहें कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है और उसके प्रमाण दें,
तो क्या ये अपराध हो गया क्या? अगर हम कहें बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर के सेस में से आप मजदूरों को पैसा नहीं दे रहे और उसके आंकड़े दें, तो क्या कहना राजनीति हो गई क्या? ठीक। तो मुझे लगता है फिर राजनीति के लोगों को करना क्या चाहिए कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में अराजकता फैले और ताली बजाए, ये अपेक्षा है क्या? ठीक 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 ठीक। अच्छा, छोटे छोटे जवाब एक शैलेश जी दे दे और एक अखिलेश जी दे दे, उसके बाद फिर अपने पत्रकार दोस्तों के पास चलूंगा। छोटा जवाब दीजिएगा शैलेश जी। हाँ, छोटा जवाब। हाँ, प्रेम जी मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं। मैं उनसे आदरपूर्वक ये कहना चाहूंगा कि जो राशन की बात कही, हमारे उद्धव ठाकरे जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जहां जहां पर भी झुग्गी झोपड़ियों का इलाका रहा, औद्योगिक क्षेत्रों का इलाका रहा, मजदूरों का इलाका है, वहां पर भोजन वितरण केंद्र शुरू किया है। लाखों की संख्या में लोगों को भोजन दिया जा रहा है। पहले भी दिया जा रहा था, जो मजदूर गए, अभी जो बचे हैं उनको भी दिया जा रहा है, जहां पर गरीब लोग हैं उनको भी दिया जा रहा है। इसलिए भोजन की कोई कमी नहीं है। मैं एक बात बड़े दुखी मन से एक बात कहना चाहूंगा प्रेम जी, आखिर में ये शुरुआत किसने की? बांद्रा की भीड़ के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित उत्तर भारतीय नेता आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे लोगों को तकलीफ है, हम ट्रेन लेकर आ रहे, हम 5000 बस लेकर आ रहे, हम रेड कारपेट बिछा के रखे हैं, आप हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। पांडे जी भड़काने का काम किया। अरे पांडे जी, इसके वजह से सुनिए, मची। अखिलेश जी से जवाब लेते हैं। नहीं नीरज जी, मैं प्रेम जी से ये जवाब चाहूंगा। हाँ, जवाब देंगे वो। उत्तर भारत। अरे भाई देखिए, मैं उत्तर देना चाहूंगा, मुझे अरे रुकिए ना, पहले आप सब आप ही लोग थोड़ी उत्तर दे देंगे। देना चाहूंगा मुझे। अभी रुकिए। एक छोटा जवाब अखिलेश जी से। अरे सुनो ना पांडे जी, प्रियंका जी ने भी बस लगाई थी और रेड कारपेट लगाया था, तो इसमें क्या गलती है भाई? वो तो सभी लोग कर रहे थे। ट्रेन की मांग महाराष्ट्र सरकार ने भी की थी, ट्रेनें दी गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? आप ही लोगों ने कहा था कि मजदूरों को वापस भेजना है। अच्छा ठीक है, आपका जवाब हो गया। अखिलेश जी संक्षेप में आप जो क्या कहना चाह रहे थे? पांडे जी शांत हो जाइए भाई, आप वो राम कथा मत सुनाइए आप जी। अखिलेश जी संक्षेप में। देखिए, आपने ट्रेनों का जिक्र किया। जो सरकार पूरे हिंदुस्तान में जो मजदूर लुट चुके हैं उनको फ्री ट्रेन से नहीं भिजवा सकती, वो सरकार से आप क्या पत्थर दिल सरकार से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? 40 ट्रेनें गंतव्य भूल जा रही, भूख प्यास से लोग, बच्चे उसमें 5 लोगों की डेथ हो जा रही है। और महाराष्ट्र ने 95 करोड़ रुपया बसों और ट्रेनों पे खर्च कर चुकी है। कितना मोदी जी ने स्वयं कहा था दूसरे लॉकडाउन में कि ये महाभारत 18 दिन में जीते थे, 21 दिन में हम इस कोरोना को जीत लेंगे, सिर्फ 21 दिन में जीतने को कहा था। अब 60 दिन हो गए, 565 से। अरे अखिलेश जी, और आज 1.5 लाख हो गए। सुनिए, और आज जो है उनके नीति आयोग के चेयरमैन आके बोले थे 20,000 से ऊपर नहीं जाएगा कोरोना। अखिलेश जी, और आप गलत तब अगर आपको याद होगा, अखिलेश जी सुनिए ना, आपने 2 बातें सुनिए कही आपने, राहुल जी ने अगर केंद्र सरकार, अगर आपको राहुल जी ने याद कहा होगा, सरकार फेल हो गई है, राहुल जी ने कहा कि लॉकडाउन फेल हुआ है, थोड़ी आगे सुनिए ना, क्या वो किया जाए। अगर आपको याद होगा, मुझे सब याद तो है। महाराष्ट्र सरकार ने, अरे सुनिए तो महाराज, मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूँ, महाराष्ट्र में लॉकडाउन पहले लगा था, ये आपको याद होगा। अरे सुन लीजिए, देशव्यापी लगने से पहले यहाँ की लोकल ट्रेन बंद कर दी गई थी। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ। मुझे पता है, लीपापोती मत करिए। लीपापोती आप कर रहे हैं। नहीं, मैं कर रहा हूँ। जब जवाब नहीं है आपके पास तो लीपापोती आप कर रहे हैं। चलिए, मैं अपने पत्रकार मित्रों से बात करूंगा। मैं सुनिए, दो पत्रकार हमारे पास जो वरिष्ठ हैं, उनके पहले जाने से पहले मैं अपने सहयोगी के पास जाना चाहता हूँ, विनय देशपांडे, जो ब्यूरो प्रमुख हैं और बहुत पिछले 60 दिनों से बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग इन्होंने करी, ग्रामीण इलाकों से लेकर के शहरों तक के, और बड़े चप्पे में। विनय जी, चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? और इस संदर्भ में भी मुझे बताइएगा कि ये जो राहुल जी का बयान है, इसका क्या मतलब है? और ये जो नेता रोज जाके भगत सिंह कोश्यारी जी के यहाँ मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब, क्यों मिल रहे हैं भाई? अभी राहुल गांधी के बयान ने मुश्किल में तो डाल दिया है कांग्रेस के नेताओं को, क्योंकि अब ये जस्टिफाई करना काफ़ी मुश्किल है उनके लिए कि क्या बताएं, सरकार में तो हैं, कैबिनेट में तो बैठ रहे हैं, फिर भी दिल्ली के नेता कहते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग में नहीं हैं।
फिलहाल तो देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पे तंज कसा है कि ये जो कहना है इसका मतलब सीधा है कि पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो शिवसेना के मत्थे मार दो, हाथ धो लो और कहो ये सरकार जो है वो फेल हो रही है, वो सेना की वजह से हो रही है, हमारी वजह से नहीं। क्या दिक्कतें हैं? हाँ, दिक्कतें सचमुच हैं। काफ़ी मुद्दों पे बहरहाल कोविड को लेकर भी हमने देखा कि काफ़ी मुद्दों पे काफ़ी डिफरेंसेस हैं तीनों पार्टियों में। एविएशन को लेकर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो हमें दिखा। एक तरफ उद्धव ठाकरे इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि एयरपोर्ट्स खुलें, फिर भी एयरपोर्ट्स खोलने पड़े। प्रफुल्ल पटेल ने इसमें क्या रोल अदा किया ये हम सबको पता है। दूसरी बात, माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में जो ट्रेनें भागी उनके बारे में भी आपने देखा कि पीयूष गोयल जी ने क्या कहा। उसके बाद जो एनसीपी के प्रमुख बाहर आते हैं और कहते हैं कि सेंटर को दोष देने से मतलब नहीं, ट्रेनें जो चलाना है वो बहुत ही बड़ा काम है और उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ऐसी कई बातें हैं जिनमें से दिख रहा है ये साफ कि डिफरेंसेस हैं, लेकिन क्या ये खतरे की घड़ी है सरकार के लिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी भाजपा के लिए ये काफ़ी बड़ा परसेप्शन लॉस होगा कि एक तरफ अगर पूरा का पूरा राज्य कोविड जैसी बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में राजनीतिक अनस्टेबिलिटी यहाँ पे पैदा करके अगर वो सत्ता में आए तो उसके लिए उनका जो पब्लिक परसेप्शन है वो खासा बिगड़ जाएगा। इसलिए अभी भाजपा की तरफ से ऐसी ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन ये तो ज़रूर दिखाएंगे कि हाँ, सरकार कामयाब नहीं हो रही है। विनय, ये बताइए, आप जो कह रही हैं कि प्रफुल्ल पटेल का रोल था और केंद्र की जो ट्रेन आ रही उनको अप्रिशिएट करने की बात कही है, क्या ये सिस्टमिक तौर पे जो मशीनरी यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी वाली है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, चरमरा रही है, काम नहीं हो पा रहा है और राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो गया है कि गड़बड़ हो गई है, इसलिए पहले पल्ला खींच लो अपना? मुश्किल तो ये है कि अभी प्रशासन पे ही सब कुछ मदार है। हम काफ़ी सारे राजनीतिक लीडरों से भी बात कर रहे हैं और काफ़ी नेता हमें बता रहे हैं कि मुंबई की तरफ तो अब काफ़ी नेता, विशेषतः कांग्रेस के नेता, तो देख भी नहीं रहे, क्योंकि उसकी पूरी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे ने ली है, तो वो ही निर्णय लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैबिनेट में भी एक तरह की अनास्था अभी है कि अगर कोई एक नेता, भले ही वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, अपने आप ही पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और प्रशासन पे ये जिम्मेदारी रख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि प्रशासन भी पूरी तरह से अभी मुख्यमंत्री के कहने में नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री खुद बताते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये विनय, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। ये सवाल मैं दोबारा आऊँगा तो लेके आऊँगा कि प्रशासन सुन नहीं रहा है, यानी कि होम मिनिस्ट्री किसी दूसरी पार्टी के पास है, इसलिए उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उद्धव जी थोड़ा इसको लेके परेशान है। एक एक राय में जरा आलोक जी और वानखेड़े जी को ले लो, उसके बाद बहुत सारे सवाल आपकी तरफ हैं। अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, आप सुन लिया आपने, अभी आपके सामने मैंने पूछवा दिया। आलोक जी, आपकी टिप्पणी। देखिए नीरज जी, हमारी सिंपैथी उद्धव ठाकरे जी से ज़रूर है। आप और हम लोग मीडिया में काम करते हैं, वो फोटोग्राफर बहुत अच्छे रहे हैं, है ना। जैसे बाल ठाकरे जी बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे, तो वो बने एक तरह से फंस गए हैं, कहते हैं ना, जहाँ पर शरद पवार जी जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, उन कबड्डी से उन्होंने राजनीति शुरू किया था, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, तो दोनों के बीच में वो फंस गए हैं। और इसीलिए कल का जो दावपेच है जो राहुल जी ने, देखिए राहुल जी ने, मैं भी मानता हूँ कि भाई उन्होंने कह दिया कि जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे ने ली है, जो भी मुख्यमंत्री होता। आज हम प्रधानमंत्री की चर्चा क्यों करते हैं या गृह मंत्री की क्यों करते हैं? अब वहाँ पर भी अशोक चौहान, आप बताइए, खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, यदि ये कहें कि हमारी कोई भागीदारी नहीं है, माने वो तो उनको अनुभव उद्धव ठाकरे से ज़्यादा है सरकार में रहने का। शरद पवार जी ने बनाया, उनको ज़्यादा अनुभव है। ऐसी स्थिति में ये मैं मानता हूँ जो आप प्रमुख कह रही है, बहुत सचमुच में कह रहे हैं कि अभी सरकार गिराने की नौबत तो नहीं आ रही, लेकिन जो मांग है सब अपना स्पेस, चूँकि अब उद्धव ठाकरे मुसीबत में आ रहे हैं, वो अभी आए, 3 महीने बाद आए, 15 दिन बाद आए, अपने आप ही उन लोग छोड़ करके घर में बैठ जाएं, भावुक आदमी हैं, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे हैं। ये बात राहुल गांधी जी ने कही और शरद पवार जी की जो आज उनसे मुलाकात हुई है, मैं समझता हूं कि शरद पवार जी ने समझाया होगा कि आप सही रास्ते पे नहीं आ रहे हैं तो मामला गड़बड़ होगा, क्योंकि शरद पवार भी राष्ट्रीय राजनीति में अभी भी अपना हिस्सा कुछ देखना चाहते हैं। तो वो कब पलड़ा बदल देंगे, कब अपने पाले में ला करके उद्धव ठाकरे को पीछे दिखा देंगे,
शिवसेना को, प्रेम शुक्ला जी मुझसे ज़्यादा जानते हैं शिवसेना को, इस समय शिवसेना का वहाँ पर बेड़ा गर्क होता हुआ जा रहा है। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी और उनके पुत्र दोनों ने जिस तरह से तानाशाही तरीके से सरकार चला रहे हैं, और राहुल गांधी जी बेचारे ये नहीं कह सकते ना कि तानाशाह बैठ गया है। वो दत्ता सामंत की उस समय यूनियन बाजी को रोकने के लिए बाल ठाकरे तो केंद्र सरकार का समर्थन किया था जी। आज उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी को बड़ा भाई कहते हैं, बीजेपी के उस पर चल के आए, आज वो उसके खिलाफ विद्रोह का बुगुल बजा रहे हैं, तो कैसे बचेंगे? जनता क्या नहीं समझती है? मजदूरों के लिए सबसे बड़ी बात, एक लाइन कहूंगा मैं, देखिए यदि उद्धव ठाकरे अपने विधायकों से कह दें कि 1-1 करोड़ रुपया दे दीजिए तो सारे लोग वहां लखपति हो जाएंगे। मजदूर जितने हैं, अखिलेश जी से कहिए को अपील कर दें, सारे सिर्फ 1-1 करोड़, 500 करोड़ हर एक के पास है, 1-1 करोड़ दे दे, खाली छोड़ दीजिए, कोई सरकार है, सबको अपने आप हटा देंगे, वो लोग जिंदाबाद जीवन भर के लिए हो जाएंगे। लेकिन नहीं, वो खाली एक दूसरे की राजनीति कर रहे हैं। जी अशोक वानखेड़े जी, व्यवस्था चरमरा रही है और राहुल जी ने जो बात कही है उसमें दम है। व्यवस्था चरमरा रही है, नहीं, मैं राहुल जी ने जो बात की है, देखो मुझे अखिलेश जी के दया भी आ रही है। अखिलेश जी बहुत सुलझे हुए नेता है, बहुत पुराना समय से मैं जानता हूं, लेकिन कई बार राहुल जी ऐसी बात कर देते हैं कि जो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन को भी तकलीफ होती है डिफेंड करना। राहुल जी का ये कहना कि हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, ये बता देता है इनडायरेक्टली कि हम सिर्फ मक्खन खाने के लिए वहाँ बैठे हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। रही महाराष्ट्र की बात, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बम्बई शहर का जोग्राफिया ऐसा है कि एक तरफ पहाड़ी, एक तरफ समुंदर, जगह कम है, वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत, कोई भी इस देश का क्या विश्व का, नरेंद्र मोदी खुद भी जाके चीफ मिनिस्टर बन के बैठे बॉम्बे में, और बॉम्बे अपने कब्जे में ले तो भी स्थिति संभलने वाली नहीं है, क्योंकि कोरोना ये 1-to-1 कॉन्टैक्ट से फैल रहा है। दूसरी बात जो अपने ब्यूरो चीफ मैडम कह रही थी, मैं बिल्कुल उनकी सहमत हूँ, क्योंकि वहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है वो नाम उद्धव का, राज शरद पवार का चल रहा है। पूरी ब्यूरोक्रेसी अजित पवार और शरद पवार हैंडल कर रहे हैं। कई बार उद्धव असहाय भी होते हैं, उद्धव विद्रोह भी करते हैं, लेकिन उद्धव को इतना कमजोर भी मत समझिए कि उद्धव अपना विकेट छोड़ के जाएंगे। यदि उद्धव जाएंगे तो फिर बड़ा कांड करके ही जाएंगे, वो ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। शरद पवार को भी देखना है कि मैं उद्धव को पकड़ूं, इसको छोड़ूं, उसको पकड़ूं, इसको छोड़ूं, ये नहीं चलेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी हो रही है सत्ता में वापस आने की, क्योंकि 80 दिन की सरकार 80 घंटे की सरकार में बैठ के जो थाली सजी थी वो खा नहीं पाए, तो इसके लिए वो प्रचारित है। लेकिन जो सबसे घटिया काम जो हो रहा है वो राजनीति का हो रहा है, कि इसमें राजनीति है। अभी आलोक जी कह रहे थे कि एक एमएलए 1-1 करोड़ रुपए दे तो हो जाए। मैं तो बोलता हूं गुजरात में एक कारपोरेटर भी पैसा दे दे तो गुजरात से एक श्रमिक भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन गुजरात से भी श्रमिक बाहर भाग रहे हैं। जब गुजरात से श्रमिक भाग रहे हैं तो अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये मानवीय स्वभाव है। अब मानवीय स्वभाव को आप पैसे से तोल नहीं सकते। यदि लोगों को अनिश्चितता लगती है, लोगों को लगता है यहां मरने से घर में मरना अच्छा है, तो लोग रास्ते पे निकल चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट देखिए, आज फरीदाबाद का केस आया, 1.5 लाख लोगों ने रजिस्टर करवाई अप्रवासी इसके, उसमें से मात्र 22,000 को ये गाड़ी। अशोक वानखेड़े जी, प्रशासन खुद एग्री करता है कि 40% लोग आत्मनिर्भर हो गए, स्वयंभू चले गए। मेरा कहने का मतलब है इसमें राजनीति नहीं ढूंढो। आज के देश में कोरोना से क्या पैसे ज्यादा मिलने से कोरोना की लड़ाई रुक जाएगी? मैं बताता हूं, सुनिए अशोक जी, आपने जो बात कही बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, इस पे भी आते हैं दोबारा एक राउंड पे, इस पे मैं चर्चा करूंगा आज कि माइग्रेंट लेबर को जाना चाहिए कि नहीं जाना, ये एक डिफरेंट इशू है। लेकिन अखिलेश जी के पास बहुत सारे सवाल पहुंच गए, और आपने भी कहा कि कांग्रेस केवल मलाई खाने के लिए तत्पर है, उसको जिम्मेदारी लेने की नहीं है। सवाल ये नहीं है कि सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी या कौन किससे मिलना, मेरे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी दिलचस्पी ये है कि क्या कोरोना की इस महामारी को हम ठीक से टैकल कर रहे हैं कि नहीं। अगर 32,000 केस मुंबई में अकेले हो रहे हैं, आप जो ज्योग्राफी गिना रहे हैं, उसके बावजूद कि अगर 25% केस केवल बॉम्बे में हो रहे हैं, तो ये चिंता की बात है। और ये भी चिंता की बात है कि ब्यूरोक्रेसी उद्धव जी के साथ काम नहीं कर रही है। अखिलेश जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं अभी सुन रहा था, अब आलोक जी की बात का क्या जवाब दूं? मैं इनका बड़ा सम्मान भी करता हूं। विनया जी की बात का जवाब दीजिए आप। नहीं, सब एक करके सबका जवाब दूंगा। बहुत लंबा ठाकरे जी को तानाशाह बता दिया, करप्शन निर्णय लेते हैं। अब पता नहीं मोदी जी के बारे में क्या सोचते होंगे, अगर वो अकेले निर्णय लेते हैं तो लगता है मोदी जी नहीं कुछ कहेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग वहां पे अगर एमएलए दे दें बीजेपी के, तो पार्टी के खजाने में कई हजार करोड़ रुपए है, सकता है वहां सिफारिश कर दें तो कुछ पैसे मिल जाए। दूसरी बात,
जो राहुल जी पे आप लोग कल्पित तमाम प्रश्नों का प्रयास कर रहे हैं खड़ा करने का। राहुल जी ने जब बोला था और आज जो बोला है कि जो कनेक्टिविटी है और जो घनी आबादी है उस कारण से बंबई दिल्ली में समस्याएं बढ़ी हैं ज्यादा। जब राहुल गांधी ने समझाया था कि इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोक दो, उस पर सख्ती बरतो, तो नमस्कार ट्रंप चल रहा था और एक 54 दिन तक राहुल जी की बात पर ध्यान नहीं दिया गया। सारी फ्लाइटें आती रही, लोग आते गए और कोरोना कोई ट्रेन से या बस से नहीं आया, एक जहाज से ही आया। और सबसे ज्यादा आने वालों में दिल्ली बंबई के ही लोग आते हैं, बिजनेस सेंटर है वहां पे। और वहां महाराष्ट्र की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब गाइडेड बातें होंगी तो वो अच्छाइयां नहीं दिखेंगी। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की सरकार ने पैसे खर्च किए ट्रेनों से पहुंचाने का। भारत की सरकार एक मजदूर को भी क्या फ्री में पहुंचाई है रेल मंत्रालय ने? ये भारत की सरकार ने एक कोई माइग्रेंट लेबर्स की एक नेशनल पॉलिसी बनाई जिससे वहीं रुकने पर उनको सारी सुविधाएं मिल जाए। लोग महीनों पैदल चलते रहे, रोड चैनल दिखाता रहा, लेकिन सरकार के काम में जू नहीं रहेगा कि इन पैदल चलने वालों के लिए हम कुछ व्यवस्था कर दें। आम पब्लिक करती रही, कांग्रेस करती रही और दो लोग बीजेपी के लोग हंसते रहे और सिर्फ मोदी जी के गुणगान बखान करते रहे काम करने के बजाय। और आज जो कुछ भी है, अगर हम राहुल जी यही कहना है कि अगर हम फिर आप उस वक्त भी गलत बोले, आप बोल करके आप भाग जाते हैं। कब राहुल जी ने कहा था कि केंद्र सरकार फेल हो गई है? उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन फेल है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, आगे क्या करना है उसका रूपरेखा तय करिए, बताइए, उसमें हम लोग जुटते हैं। ये चीजें पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी किसी। राहुल जी ने कभी सरकार का मुखालफत नहीं की, सरकार के किसी कदम की मुखालफत नहीं की। उन्होंने मांग की, ठीक है, मांग माने, कम मानी है, ज्यादा जो चीज चाहते थे सब नहीं मानी, उन मांगों को नहीं माना है, लेकिन वो सजेशन देते हैं और साथ में सरकार के खड़े हैं। ये कह रहे हैं कि आगे की रणनीति बताइए, फ्रंट फुट पे आप आइए मोदी जी, बैक फुट पे मत जाइए। फ्रंट फुट पे कैसे आए आगे? अरे आवे बताने हम ये करने वाले हैं और ये करेंगे। जैसे पहले 20 दिन फ्रंट फुट पे थे, उसी तरह आवे बतावे कि देखिए ये फेल हो गया, अब मेरी योजना ये है, इस तरह से करना है, इस तरह से करेंगे, इसमें कामयाब होंगे, नहीं होंगे तो फिर हम इस तरह करेंगे। जो लॉकडाउन के रूल्स हैं ये कौन बना रहा है? इसमें कोई बुराई नहीं, सुनिए पंडित जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई की बात नहीं है। उन्हें आना चाहिए। जो नियम बने हैं लॉकडाउन के, जो अभी पालन हो रहे हैं, ये किसने बनाए? राज्य ने बनाए क्या? नहीं। हाँ, ये अब क्यों बने? वही तो बात है। अरे पहले दिन से बने हैं, लॉकडाउन 1 से बने हैं। नहीं, सुनिए, अभी जो नियम बने हैं, अब आप माइग्रेंट्स को घर पहुंचा रहे हैं पिछले 20-25 दिन से। हाँ, तो या तो ये लॉकडाउन करने के पहले आप कहते कि किसी को नहीं जाना है, हम सबको जहां जो है उनकी व्यवस्था करेंगे, आपके अकाउंट में भी पैसे डालेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और ये लॉकडाउन इस तरह होगा। या आप कहते कि भाई 5 दिन बाद लॉकडाउन होने वाला है, ये रेलवे की सारी ट्रेनें जिस गंतव्य पे जा रही हैं वो हम फ्री कर दें, जिसको जहां जाना पहुंच जाइए। अखिलेश जी, फिर आप जाने की शुरुआत कर दिए। अखिलेश जी, आप जो बता के थोड़ी लॉकडाउन किया जाता कि अच्छा परसों से लॉकडाउन होगा इसलिए अपने अपने घर चले जाओ। आपको अंदाजा है कि कितना क्योस होगा? अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप? अरे अगर कल को ये बता दिया जाए कि मुंबई खाली कर दो, क्या हालत होगी मुंबई की? आप मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहे हैं और क्या है? नहीं हो रही है, आप रणनीति बना के किया तो मैं आपको उसका उदाहरण बताऊं मैं कि एक अफवाह फैलाई गई बांद्रा में कि वहां एक ट्रेन चल रही, कितनी बड़ी गर्दी वहां पे हो गई थी। नहीं, अरे मजाक कर रहे हैं आप? ऐसे थोड़ी होता है कि कल से लॉकडाउन है इसलिए जिसको जहां जाना आप चला जाए। पंडित जी सुनिए, 2 करोड़ रेलवे रोज पैसेंजर होती है। हाँ, और जब मैं तो दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ ना कि अगर आपको लॉकडाउन करना था, अब जब बढ़ गया तो आप लोगों को घर भेज रहे हैं, ये कलमंदी है ना आपके हिसाब से? घर भेजने का पहला नहीं, घर भेजने का पहला जो फरमान है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि सारे माइग्रेंट लेबर को हम भेजना चाहते हैं। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आया पहले। सुनिए, जितने लोगों को जिस तरह से आप सुझाव दे रहे हैं, यही सुझाव से ही आज गति हुई है इस तरह की। आप लोगों को कहते नहीं जाना है। नहीं, अरे तो पहले दिन से कहा गया था इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। इस पे बात करिए। शुक्ला जी आप जवाब दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेना इसलिए संक्षेप में जवाब दीजिएगा।
छोटा जवाब प्रेम शुक्ला जी आपकी तरफ से। मुझे ब्रेक लेना, अरे शैलेश जी रुकिए ना, ब्रेक के बाद अभी बहुत समय है, आता हूँ, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। आपने बात कही, पहले बीजेपी ने की ये बात। बोलने की आवश्यकता क्या है? 2-2 बार आप कांग्रेस और शिवसेना से पूछिए और मुझसे कहिए संक्षेप में बोलिए। तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, बहुत बढ़िया आपका शो चल रहा है, सुन रहा हूँ मैं। अरे महाराज बोलिए, आप तो सबको बहुत लंबे भाषण क्यों देने? हो गया, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए ना साहब, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मेरी तो बात ही तो बात रखिए ना। आपने 2 बार जो है कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा, 3 बार, 2 बार जो है भाजपा शिवसेना के प्रवक्ता से पूछा। मैं बोलने की बात कह रहे, पहले संक्षेप में बोलना, तो मैंने बोल दिया, कह दे रहा हूँ, खत्म हो जाए बात। अच्छा ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, आप सोच लीजिए, दोबारा ब्रेक से लौट के आके फिर आपसे पूछते हैं। पॉइंटेड बात रखिए सर। ब्रेक के बाद आते हैं और शुक्ला जी से पूछेंगे कि जो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी कि आपने क्यों मजदूरों को वापस भेजा, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हम ये कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। दरअसल बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेम शुक्ला जी के पास सीधे चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी बोलिए सर। जी देखिए, संकट इनका ऐसा है कि पहले कहेंगे साहब लॉकडाउन आपने क्यों कर दिया। लॉकडाउन महाराष्ट्र पंजाब में पहले ही करके बैठे थे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन करने के बाद कहा कि भाई यहाँ से लोग प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी पहली बार भीड़ कहाँ आई? बांद्रा में आई। बांद्रा में भीड़ आई तो उसको प्रेरित किसने किया था? पकड़ा किसको, गिरफ्तार किसको किया पुलिस ने? तो एनसीपी के कार्यकर्ता को। एनसीपी के कार्यकर्ता गिरफ्तार होता। अब कहते हैं साहब हमको ट्रेन नहीं दे रहे हैं आप लोग। महाराष्ट्र से लोग निकलना शुरू क्यों किए? क्योंकि राशन नहीं मिल रहा था। राशन क्यों नहीं मिल रहा था? 8 अप्रैल 2020 का नोटिफिकेशन है राशनिंग डिपार्टमेंट का, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री का, कि अप्रैल और मई महीने का जो राशन है वो जून महीने में मिलेगा। इससे पैनिक होगा कि नहीं होगा? राशन कार्ड, बिना राशन कार्ड वालों को राशन देना तो दूर है, जिनके राशन कार्ड है उनको अप्रैल और मई महीने का राशन जून में मिलेगा, ऐसा नोटिफिकेशन आया। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध हुआ तो उस नोटिफिकेशन में परिवर्तन किया गया। अस्पतालों की स्थिति ये है कि साहब अस्पतालों में जगह नहीं है, और जगह होने के बाद भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपने एक डैशबोर्ड अगर आप बना देते जिससे आपको पता लगता कि इस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। आज केईएम अस्पताल में आज के दिन सवेरे की तस्वीर है, 10 से अधिक लाशें एक ही जगह पड़ी हुई है। अब ये सारी व्यवस्थाएं अगर ये हम प्रश्न पूछ लें तो ये अपराध हो गया हमारा कि साहब ये प्रश्न क्यों पूछ ले रहे हैं आप क्यों कह रहे हैं लोगों को राशन मिलना चाहिए? अगर इन्होंने कहा कि साहब ट्रेन नहीं चला रही, आज की स्थिति देखिए आप। आज धारावी के भी अगर आपका रिपोर्टर होगा, धारावी में देख लिए हजारों लोग खड़े हैं क्योंकि उनको कोई कम्युनिकेशन ही नहीं, भागम भाग की तैयारी वहां पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रेन नहीं मिल रही। पीयूष गोयल जी ने आज 150 ट्रेनों की व्यवस्था की। अब उसमें से जो है सिर्फ 30 ट्रेन, इनमें से 50 ट्रेन जो है, उन 50 ट्रेनों को 3 बजे के पहले आज रवाना होना था। सिर्फ 13 ट्रेनों के पैसेंजर की सूची उपलब्ध कराई जा सकी। अगर ये बातें हम करें तो क्या गलत है क्या? अब इनका राजनीतिक संकट आपस में है। नाना पाटोले विधानसभा अध्यक्ष है और नितिन राउत यहाँ के पावर मिनिस्टर हैं। ये दोनों लॉकडाउन 1 के समय नागपुर से बाय कार मुंबई आए और उन्होंने मीडिया के लोगों से कहा कि हमारी बात सरकार में नहीं सुनी जा रही है। ये मेरा आरोप नहीं, नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी चला रही है सरकार जी। तो मुख्यमंत्री के सामने बैठक होती है, महाराष्ट्र के जो भी पत्रकार मंत्रालय कवर करते हैं, हर कोई इस घटना को जानता है कि वहां पर चीफ सेक्रेटरी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के बीच में तू मैं की स्थिति हो जाती है और मुख्यमंत्री हताश होकर देखते रहते हैं। अब इन सारे चीजों का दोष क्या भारतीय जनता पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी ने इन विषयों को नहीं उठाना चाहिए क्या? राजनीति में इन विषयों को उठाया जाना प्रतिबंधित है? ये हम सीधी सी बात इनसे पूछ रहे हैं जी। विनय जी एक सवाल मेरा, अच्छा सभी से निवेदन मेरा, एक छोटे जवाब दीजिएगा। विनय जी, ये सच है क्या कि यहाँ पे कितने मंत्री इस समय मुंबई में हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जगह जहाँ पे देखभाल करनी चाहिए, कितने मंत्री यहाँ पे इस समय स्टेशन कर रहे हैं? और मैंने सुना कि बहुत सारे अधिकारी लोग भी किनारा काट रहे हैं। सिर्फ अधिकारी ही नहीं, अभी काफ़ी अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने घर से काम करने का सोचा है, क्योंकि
हमने देखा कि मंत्रालय में भी कोविड के केसेस निकल आए, कितने ही IAS ऑफिसर्स को भी कोरोना की वजह से होम क्वारंटाइन और एडमिट भी होना पड़ा। तो एक तरफ तो ये है कि काफ़ी सारे प्रशासकीय जो आला अफसर हैं वो भी घर से काम करने की बात कर रहे हैं। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं तभी अजय मेहता और मुंबई के जो नए कमिश्नर हैं इकबाल चहल और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं हमारे प्रदीप व्यास, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं मंत्रालय से ही। लेकिन काफ़ी सारे मंत्री भी जो हैं वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जा बैठे हैं। सिर्फ कुछ गिने चुने ही ऐसे नेता हैं जो अभी भी मुंबई में मौजूद हैं। हम देखें तो उप मुख्यमंत्री खुद भी सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पुणे में भी आज जाके पूरे जो सिचुएशन है उसका ब्यौरा ले रहे हैं। काफ़ी सारे मंत्रीगण अब अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में ही बैठ के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज की तरफ देखभाल कर रहे हैं। अशोक चव्हाण भी हमने देखा कि काफ़ी दिन नांदेड़ में ही थे, मुंबई आज जाके वो मीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन अब जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो मुंबई में ही इलाज ले रहे हैं। तस्वीर ये है आपके सामने कि मंत्री राज्य का होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं। सारे मंत्री अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं, अधिकारी घरों से काम कर रहे हो। कुछ अधिकारी मेरी जानकारी के हिसाब से चले गए हैं राज्य से बाहर, किसी न किसी कारण और बहाने बता करके। वो इस समय है भी नहीं मुंबई में, ये स्थिति है। और पांडे जी, विनम्र निवेदन है कि जब उद्धव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप भी सुना करिए। वो स्वयं मान रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। रेड जोन में, हॉट स्पॉट में, जहां मैं रहता हूं लोअर परेल में, वहां पे भी यही स्थिति है कि कोई पालन नहीं कर रहा है। ये स्वयं चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि पालन नहीं हो रहा ठीक से। इसलिए तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। आलोक जी, इस परिस्थिति में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए इर्रिस्पेक्टिव, मेरे को किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मुंबई की इस समय स्थिति है, जो महाराष्ट्र की स्थिति, वो गंभीर है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, रादर ज़्यादा ध्यान देके इसको बचाना चाहिए। फाइनेंशियल कैपिटल है, इसका चलते रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नीरज जी, आपने जो कहा ना, मैंने भी इसीलिए अखिलेश जी को भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। मैंने कांग्रेस के लिए नहीं कहा है, मेरा तो यही कहना है बीजेपी के पास भी उतने ही पैसे वाले लोग हैं, एनसीपी के पास उससे ज़्यादा हैं। शरद पवार जी और कमलनाथ जी दो अकेले ऐसे हैं जो 200 के बराबर हैं, है ना, जैसे 1 और 1 11 होते। इसलिए सब पार्टियों को मिलकर के जो सहायता कर सकते हैं, सरकार की स्थिति पता है। यदि जनता, मैं अभी बार बार ये कह रहा हूँ, आप ट्रेनों को छोड़िए, केवल जो जहाँ है उसके लिए सरकारें और गैर सरकारें, पार्टियों के नेता। और मैं आपसे थोड़ा सा सहमत हूँ, यदि मान लो मंत्री गया भी है लेकिन वो वहाँ बैठ कर यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके खाली काम कर रहा है, वो जनता के बीच में यदि नहीं घूम रहा है, जो केजरीवाल साहब के लिए कल कहा मैंने, तो लोग नाराज हो गए। मेरा कहना है कि आप उनके बीच में विश्वास पैदा करिए कि भाइयों मत जाइए, हमें तो यहाँ आपको काम दे रहे हैं। वहाँ पर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है। और ऐसी स्थिति में राजनीति नहीं, जो आपका आज का मुद्दा यही है, राजनीति ना करें, सरकारें आएगी जाएगी चली जाएगी, आप इस पर सहयोग करिए। खाली मोदी जी ने क्या किया और ठाकरे जी, ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ तानाशाही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी क्यों अपनी मनमानी करेगा। यदि सरकार में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मुंबई महानगर पालिका का अरबों रुपया यदि नहीं खाया गया होता तो क्या शिवसेना काम कर सकती? इसलिए कि उनको ऊपर एक प्रश्न है कि भाई ये लोग अपना पैसा बटोरते हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री उनके सामने कैसे बोलेगा। अफसर की मनमानी तभी चलती है जब वो पैसा ला करके नेताओं को देते हैं, वो चाहे कोई पार्टी की सरकार हो। जी अच्छा, शैलेश जी एक छोटा सा आप जवाब दीजिए, उसके बाद अशोक वानखेड़े जी ने जो बड़ा भारी मुद्दा उठाया ना, मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। छोटा सा एक जवाब दीजिए शैलेश जी। आप, व्यवस्था सर चल नहीं रही सही। जी देखिए, व्यवस्था फेल होने के विषय नहीं है, ये बार बार जो विषय उठता है कि बैठकें क्यों हो रही हैं, उद्धव साहब का नेतृत्व। तो मैं ये उद्धव साहब के नेतृत्व एक बात जरूर कहना चाहूंगा नीरज जी, कि जब भी श्रीमान हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी नहीं रहे थे, तभी यही भाजपा के कुछ नेता उस वक्त ये बात चर्चा में लाए थे कि अब तो बाला साहब रहे नहीं, ये उद्धव जी क्या करेंगे, उद्धव जी राजनीतिक व्यक्तित्व है नहीं, ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे। कहीं न कहीं उस वक्त भी षड्यंत्र हुआ था शिवसेना को खत्म करने का। लेकिन उसके बाद आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे ने जिस तरह से संयमी, संवेदनशील और कार्यक्षम से अपने इस कुशल नेतृत्व को आगे बढ़ाया, आज शिवसेना कितना आगे बढ़ी। आज वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ही सहज, विनम्र और सहनशीलता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, कार्य क्षमता के साथ वो कार्य कर रहे हैं। पांडे जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जा रहे, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं उससे अगर सहमत भी हो जाऊं तब भी ये बात राहुल जी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं उनकी कार्यप्रणाली में शामिल नहीं हूँ, डिसीजन में शामिल नहीं कह रहा हूँ।
आप अपने सहयोगियों को बताइए, हमें क्यों बता रहे हैं आप? नीरज जी, हाँ। इसके आगे मैं मुद्दा जोड़ता हूँ। जहां तक मुंबई की बात है, तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, पूरा दुनिया जानता है। हाँ। उसके बाद जो रेवेन्यू मुंबई से दिल्ली को जाता है, क्या वो रेवेन्यू मुंबई को वापस किया गया इस संकट के समय पे? जो अन्य प्रदेशों को राशियां दी गई, उसकी तुलना में महाराष्ट्र को जो राशियां दी गई वो बहुत ही कम है। आज मुंबई ये सघन बस्ती वाला अपना ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो जिस तरह से सुविधाएं और भी मुहैया करनी है। ऑडियो की दिक्कत है। हाँ, अब मैं आता हूँ जरा वानखेड़े जी। वानखेड़े जी, आपने एक मुद्दा उठाया कि माइग्रेंट लेबर्स को जो भेजा गया। मेरा सवाल ये है कि जिस राज्य में जो भी लेबर है, पहले शुरुआत में ये कहा गया था उसको वहीं रहना चाहिए, तो ये जिम्मेदारी उस राज्य की है और केंद्र की भी है कि उस लेबर को वहाँ से नहीं जाने देते। ये जो एक तर्क दिया जाता है कि वो अपने घर जाना चाहता है, उसको बहुत याद आ रही है, मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं भी एक माइग्रेंट लेबर हूँ, मुंबई में पड़ा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, मुझे भी तो याद आ रही हो कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ भाई। इसका सीधा सवाल ये है, इसका सीधा सवाल ये है, जवाब ये देता हूं मैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने पहला लॉकडाउन अनाउंस किया था, तब उन्होंने एक आह्वान किया था इस देश को कि किसी को भी घर बैठने के बाद भी नौकरी से निकाला नहीं जाए, उसकी तनख्वाह उसको मिले। उसके बाद धन्यवाद के तौर पे थाली भी बजवाई, सीटी भी बजवाई, जो कुछ होना था दिए भी जलवाए। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि इस देश में थालियां बजती, टालियां बजती, दिए जलते हैं, पैसा निकालने के टाइम कोई पैसा निकालने को तैयार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय तक लोग गए तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा जो जहां है वहीं रहे, कोई जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उद्योगपति गए सर्वोच्च न्यायालय, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं, कहां से तनख्वाह देंगे। जब तनख्वाह का संकट आना शुरू हो गया, और ऐसा कोई नहीं, बड़ा बड़ा सेक्टर, मतलब रिलायंस जैसे बड़ी कंपनियां, वो भी पैसा देने में उन्होंने भी करा, क्योंकि ये जरूरी किया उन्होंने, क्योंकि यदि कंपनी को सस्टेन करना है तो पूरी तनख्वाह कोई नहीं दे पाएगा। अरे भैया, हमारे सब तनख्वाह मिल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दे सकता हूं, मैं अरे आपको नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, सर्कुलर है, यदि मुझे आप परमिशन दे तो मैं आपको बाकायदा व्हाट्सएप करूंगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं है महिंद्रा ने किया है, सभी टाटा ने, अभी टाटा ने किया है, लेटेस्ट सभी लोगों ने किया है कि तनख्वाहें 50%, कहीं 15% और 10 लाख के ऊपर 10 लाख तक जिनकी तनख्वाह उनको टच नहीं किया। लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर है उसको जब तनख्वाह नहीं मिलती है और उसको ये पता नहीं कि ये लॉकडाउन खुलेगा कब, पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन, तब उसको भविष्य की चिंता होने लगती है। तनख्वाह आ नहीं रही है, सिर्फ मैं जो अनाज मिलता है, गेहूं और चावल, और यदि मुझे दाल मिले तो इसके भरोसे मैं जिंदगी नहीं काट सकता, मुझे और भी खर्चे हैं। वानखेड़े जी, उन्होंने बाकायदा, आपको मैं बता दूं, जो लोग गए हैं मुंबई गुजरात से, वो अपने घर से पैसा मंगवा के गए हैं। हाँ, आप एक रिपोर्ट देता हूं मैं, क्योंकि आपका बिजनेस चैनल, अरे सुनिए ना, रिपोर्ट देखिए, जो रिवर्स माइग्रेशन ऑफ मनी हुआ है गांव से शहर। वानखेड़े जी, मेरी ही बात को आप बोलिए। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, जो आप तर्क दे रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूं कि आर्थिक असुरक्षा, सुनिए ना, जब लोगों का विश्वास उड़ गया। विश्वास क्यों उड़ा? हाँ, बस क्यों उड़ा? क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर है, जो रोज कमाता है, जिसकी कमाई मैक्सिमम 3 दिन चल सकती है, उसको ये भरोसा दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। ठीक है, अगर आर्थिक असुरक्षा किसी को नहीं होगी तो वो नहीं जाएगा। आप ये समझिए वानखेड़े जी कि जिस राज्य में आप हैं, सुनिए ना, आप जहां आप काम कर रहे हैं बहुत मेहनत से, जिस राज्य को बनाने में आपने खून पसीना एक किया, उसको 30 दिन नहीं झेल रहे हैं आप। 30 दिन उद्धव ठाकरे सरकार ने 30वें दिन कह दिया कि भाई लेबर ले जाइए यहां से। क्यों? उसी लेबर ने आपके राज्य के उद्योगों को चलाया। एक मिनट, उसने, सुनिए, पहले सवाल सुनिए पूरा। उसने मेहनत किया, एक सेकंड, उसको आप क्यों नहीं रोक पाए? क्या केंद्र सरकार ने, नहीं, सवाल समझ में आ गया मुझे। हाँ, एग्जैक्टली, मैंने वही कहा, ये सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं है, जितना पलायन महाराष्ट्र से हुआ उतना ही पलायन गुजरात से भी हुआ। सबको कह रहा हूं, डायमंड का काम करने वाले अब्जोपति, डायमंड का सूरत में डायमंड का काम करने वाले अब्जोपति, मेरी बात सुनिए आप पूरी। नहीं, सवाल पूरा सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आज मुझे बताइए, महाराष्ट्र वो राज्य दोषी है आपने सवाल, जिसने अपने यहाँ के माइग्रेंट लेबर्स को भेजने का काम किया, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। हर वो राज्य जिसने उन मजदूरों की मेहनत पे अपने किले खड़े किए, उसको आपने 30 दिन नहीं झेला और वापस भेजने के लिए ट्रेनें मंगानी शुरू कर दी। वो सारे दोषी हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नीरज भाई,
नीरज भाई क्यों नहीं करेगा? एक सेकंड नीरज भाई, 1 मिनट, क्यों नहीं करेगा? जब केंद्र सरकार डीए फ्रीज कर सकता है 1 साल के लिए अपने लोगों का, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। जब केंद्र सरकार पैसे की दुविधा देता है कि हमारे पास पैसा नहीं है अभी, जब केंद्र सरकार ही पैसे के लिए रोता है, और सब जानते हैं जीएसटी 10% भी नहीं होगा अभी कलेक्शन, जो जीएसटी का कलेक्शन है 10% भी नहीं आपका, तो सरकार भी कहां से पैसा लाएगी? वही देने से पैसा राज्य सरकारों के पास भी है। यदि एक अध्यादेश निकलता केंद्र सरकार से एक अध्यादेश जाता, एक सेकंड नीरज भाई, मेरा दूसरा कहना है, वो आप उद्योगपतियों को क्यों छोड़ रहे हो? क्या उद्योगों ने अपना पैसा नहीं कमाया? क्या डायमंड वालों ने पैसा नहीं कमाया? क्या महाराष्ट्र में जितने भी उद्योग है उन्होंने वर्कर से पैसा नहीं कमाया? क्या वो 3 महीने तक वर्कर की सैलरी नहीं दे सकते? क्यों केंद्र सरकार ने अध्यादेश नहीं निकाला? क्यों उन लोगों के भरोसे छोड़ दिया रिक्वेस्ट करके? आप अध्यादेश निकालते कि 3 महीने तक कंपलसरी सैलरी इसके पास जानी पड़ेगी। मैं एक उदाहरण देता हूं, लंदन में एक मेरे मित्र है जो यहां से माइग्रेट होकर गए, उनकी पत्नी वहां पार्लर खोलना चाहती थी, लेकिन वहां 2 साल के लिए आपको नौकरी करना पड़ेगा तभी पार्लर खोल सकते हैं। ठाकरे जी, मेरी अभी उनकी बात हुई मैरिज एनिवर्सरी पे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 8000 पाउंड, मेरे पत्नी का नौकरी करती है, वो पार्लर बंद है, लेकिन 8000 पाउंड नैरेटिव्स जो होते हैं ना अकाउंट में डाले। सुनिए वानखेड़े जी, आपकी बात सही है, जो नैरेटिव्स होते हैं ना, उस नैरेटिव्स में हमेशा ये एक कंफर्ट रखा जाता है कि जब कुछ हो जाए तो सरकार के ऊपर थोप दो कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, फलाना क्यों नहीं किया। आप मुझे बताइए, मैं उद्योग के ऊपर ठोक रहा हूं। वानखेड़े जी मेरी बात सुनिए, आप क्या आपने अपने घर की मेड को निकाल दिया? हाँ। नहीं निकाला ना, उसको आपने 3 महीने की सैलरी दी, खाली मैंने उसको तनख्वाह दी है, मैंने तनख्वाह दी। वही मैं कह रहा हूं ना सर, आप मेरी बात को तो कह रहे हैं। मैंने मेरे ड्राइवर को भी 3 महीने की सैलरी दी। नहीं 1 मिनट, यही तो मैं कह रहा हूं। 1 सेकंड, इसलिए कि मैं व्यापारी नहीं हूं। नहीं सर, इसलिए मैं व्यापारी नहीं हूं जो मैं, इसलिए और आपने भी दिया होगी क्योंकि आप व्यापारी नहीं हैं। मैं क्या जो व्यापारी है वो, कोशिश करिए। मैंने क्या बोला? माइग्रेंट लेबर की बात छोड़िए। जो माइग्रेंट लेबर है, आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन नहीं ली गई। अब इसके फॉल आउट सुनिए। बिल्कुल बोल रहा हूं मैं, लेनी चाहिए, नुकसान सुनिए आप, लेकिन वो आगे की बात सुनिए। जो ठेला लगाता है, अभी तक जो ठेला लगाता है उसको सरकार ने देना चाहिए था। अभी लेकिन शहरों तक सीमित था, अब वो गांव गली ऊंचों तक पहुंचेगा, अब वो गांव तक पहुंचेगा। अभी तक जो शहरों तक था। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं उद्धव ठाकरे को मार्क्स देता हूं। उद्धव ठाकरे पहले मुख्यमंत्री थे जो बार-बार कह रहे थे कि समस्या से माइग्रेंट वर्कर को अभी वापस भेज दीजिए, बाद में नहीं संभला जाएगा। देखिए यही तो मैं कह रहा हूं सर। बिल्कुल होगा, ये करोड़ों में जाएगा। मैं आज खुद कह रहा हूं नीरज आपके चैनल पे, ये आंकड़ा करोड़ों में जा सकता है। शुक्ला जी, यही सवाल आपसे भी है कि ये क्यों नहीं आप लोगों ने विचार किया? आपके भी राज्यों की सरकारें थी जो किसी भी तरीके से उनको बस हटाओ यहाँ से। एक तो अशोक वानखेड़े जी तथ्यहीन बात कर रहे हैं। जितना महाराष्ट्र से लेबर गया है उतना किसी अन्य प्रांत से नहीं गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश का हर दूसरा लेबर महाराष्ट्र से गया है, वो भी मुंबई से सबसे ज्यादा लोग गए हैं। गए क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार ने न राशन दिया, न स्वास्थ्य की फिक्र की। उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को पैकेज देती है। उत्तर प्रदेश की सरकार वहां पर जो पहुंचे हैं लोग, उनको 1-1 हजार रुपए किट देती है। उद्धव ठाकरे ने कुछ दिया क्या यहाँ कि लो 1000 रुपए की किट आपको दे रहा हूँ, रास्ते में काम आएगा? क्यों नहीं दिया? इनके तो अकाउंट में 9,000 करोड़ रुपए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से पड़ा हुआ है ना, वो भी पैसा आप नहीं छूते। 1 लाख करोड़ रुपए बैंक डिपॉजिट जो है महाराष्ट्र सरकार की है, आप नहीं छूते। 54,000 करोड़ बैंक डिपॉजिट जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, वो भी आप नहीं छूते। साहब, आप महाराष्ट्र जो सबसे अच्छा जो फाइनेंशियली स्टेबल राज्य है वो जो है बिहार दे सकता, महाराष्ट्र दे सकता, और महाराष्ट्र को जो है समय खत्म हो गया है, समय शो का खत्म हो गया है। मेरी सिर्फ एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, और ये सभी राजनीतिक दलों से है कि भाई इस माहौल में, इस मौके, शुक्ला जी समय खत्म हो गया, अब आप ना बोले। इस माहौल में, इस वक्त में जब पूरा देश एक बड़े संकट से जूझ रहा है, तो वहां एक तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जितना हो सके लोगों को माइग्रेशन से रोकिए। सर, मैं बार बार कह रहा हूं रोकिए, वरना उसके बाद की जो समस्या खड़ी होगी ना, वो अभूतपूर्व होगी, वो कोरोना से बड़ी होगी। इस बात का अंदाजा अभी आपको नहीं लग रहा है, जिस दिन ये कोरोना के बाद लॉकडाउन खत्म होगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, राजनीति नहीं करिए, तो लेबर्स को रोकिए। वो हैंड्स हैं आपके, वो आपके चक्के को चलाने वाले लोग हैं। वो चले जाएंगे तो चक्का रुक जाएगा, फिर एक नई समस्या से आप जूझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए CNBC आवाज़।